अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था पोलराइजेबिलिटी के डाइलेक्ट्रिक हमने कांस्टेंट उसको देखा था और फिर फर्दर हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर कैसे किया जाता है एंड देन हमने इसी पे फर्दर देखा था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज़ होती है एंड देन पोलराइजेबिलिटी हमने अल्फा और एंड द एंड हमने जो रिलेशन निकाला था क्लॉजेस रिलेशन उसको देखा था और हमने फाइंड आउट किया कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो बेसिकली एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है और ये एटॉमिक प्रॉपर्टी जो है वो कंसिस्ट करती है फर्दर तीन पोलराइजेबिलिटीज पर और उनको डिफ्रेंशिएट करता है बिकॉज ऑफ देयर टाइप्स वन इज सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी देन आयनिक और फाइनली जो है वो डायपोलर पोलराइजेबिलिटी। आप बुक पे देखेंगे स्पेस चार्ज पोलराइजेबिलिटी भी वो भी होती है और लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत माइनर होता है तो इसलिए इसको समहाउ इग्नोर किया जाता है। इससे पहले हम इनको फर्दर फाइंड आउट करें हम उससे पहले देखेंगे कि ये पोलराइजेबिलिटी को फर्दर कैलकुलेट करने का अल्टरनेटिव वे है, हमने प्रीवियस उसको देखा था और इससे भी हमारे पास रहती है जो फाइनल सोल्यूशन होता है क्वाज़ी इक्वेशन। फर्दर हम जाने से पहले पोलराइजेबिलिटी पे हम एक दफ़ा जैसे क्विक रिव्यू कर लेते हैं कैपेसिटेंस का और जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई बैटरी के साथ कंडक्टिंग वायर अटैच करते हैं तो हमें जो फ्लो ऑफ करंट है वो इसमें वायर में होगा। लेकिन अगर इसी बैटरी के साथ अगर हम पैरेलल प्लेट्स अटैच कर दें तो हमें पता है कि पैरेलल प्लेट्स पर जो है चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट होगा उधर नेगेटिव साइड पर है जो प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज उसमें इंड्यूस होगा और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो रिपल्सिव फोर्स है वो रिपेल करेंगे दूसरी प्लेट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको और उन रिपेल के नतीजे में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो लिफ्ट करेंगे behind positive charge. So somehow one of the way आपको याद करने का ये भी तरीका है। So फर्दर अगर हम इस बैटरी को अगर रिमूव कर दें तो स्टिल जो है वो आपके पैरेलल प्लेट्स पर जो है वो चार्ज उसी तरह रहेगा। इस चार्ज को अगर हमने फर्दर यूटिलाइज करना है जब पावर सो हमें यहाँ पर कोई ऐसे जो है सोर्स लाइट बल्ब या कोई एलईडी स्मॉल जो यहाँ पर अटैच कर दे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बैक सर्किट पे वो आपके फ्लो करना शुरू कर देंगे और जो इस साइड पर जो इलेक्ट्रॉन्स है जो रिपल हो रहे थे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। सो मे बी ये जो डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस है इसको मे बी इट्स कंटेन लाइक विद इन 0.1 सेकेंड में ये डिस्चार्ज हो जाए। इस कैपेसिटेंस को बढ़ाने का एक तरीका ये है कि आप जो पैरेलल प्लेट्स का है एरिया वो बढ़ा दें। सो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चार्ज जो है वो रेगुलेट हो जाएंगे और सेम वही प्रोसेस अगर आप फर्दर कोई सोर्स अटैच कर दें इस पर तो ये जो चार्ज हैं वो दोबारा बैक इस सर्किट से फ्लो होंगे क्योंकि कन्वर्ट सर्किट है। सो मे बी डिस्चार्जिंग टाइम अब थोड़ा बढ़ जाए और मे बी 0.5 सेकेंड हो जाए या 1 सेकेंड हो जाए जैसा ये एग्जाम्पल है। सो एक तो तरीका ये हो गया कि आप कैपेसिटेंस बढ़ाने का। जो लास्ट तरीका है देखो कि आप इनके दरमियान जो है जो डिस्टेंस है पैरेलल प्लेट्स का वो कम कर दें तो जो इनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स की इन दोनों पैरेलल प्लेट्स की वो बढ़ जाएंगी और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और इस वजह से जो स्टोरेज है वो बढ़ जाएगी।
सो फर्दर इसको भी कैपेसिटेंस भरने का एक तरीका है। फाइनली जो है वो इन पैरेलल प्लेट्स के दरमियान अगर आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो वही काम देगा जो कि आप पैरेलल प्लेट्स का एरिया बढ़ा दें तो वो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी वही काम करेगा कि इसको रखने से आपकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। अब इक्वेशन को हम अगर इसके साथ देखें, अगर हमने चार्ज करके पैरेलल प्लेट्स और बैटरी को रिमूव कर दिया है और फर्दर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो प्लेस कर दिया है तो इससे होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनके दरमियान वो रिड्यूस हो जाएगी और उसके रिडक्शन के नतीजे में जो है जो पोटेंशियल है अक्रॉस दीज प्लेट्स वो रिड्यूस हो जाएगा और हमारे पास दूसरे एंड पर जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी विद द फिक्स चार्ज, यानी कि चार्ज जो है वो थोड़ा सेम रहेगा। अगर हम दोबारा बैटरी अटैच कर दें तो यहाँ पर फर्दर चार्ज जो है इंक्रीज कर देंगे कंटिन्यूसली। सो एक फिक्स वोल्टेज के साथ हमारे पास कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर जाएगी और जो है चार्ज भी। सो ये जैसे एक ओवरव्यू था। मैंने स्लाइड्स के साथ सिमुलेशन भी रखी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ आप इंट्रोड्यूस करवा के आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं उनकी डायरेक्शन और चार्जेस जो हैं जो कैपेसिटेंस है वो कैसे इंक्रीज करती है। सो हमने पोलराइजेबिलिटी को हम वापस आते हैं उस पर टॉपिक पे और हमने देखा है कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो कंटेन करती है ये तीन फर्दर इफेक्ट पोलराइजेबिलिटी जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक, आयनिक और डायपोलर पोलराइजेबिलिटी देखी है। हमें देखते हैं इन तीनों में फ़र्क क्या है। सो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी जैसा कि आप इस फिगर से देख रहे हैं ये आपका एटम है, सेंटर पे जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और उसके क्रॉस से जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो है होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइड पर आ जाएंगे और जो न्यूक्लियस है वो दूसरी साइड पर। सो आप फर्दर इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएं तो ये जो डायपोल है आपका वो इंक्रीज कर देगा। सो ये जो आपके पास फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पास रिजल्ट आता है इस नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन कि विद इन एटम जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो वन साइड पर, न्यूक्लियस जो है वो दूसरे एंड पर। So it's actually displacement of the positively charged nucleus and negatively charged electron in the opposite direction by an electric field. So it's create a dipole moment in the dielectric medium. So ये जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन कहलाती है। जो सेकंड है आयोनिक पोलराइजेशन, इसमें होता है कि आयंस होते हैं आपके, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई करें देन दे आपके जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्ट होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव और नेगेटिव इन अपोजिट डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। सो आयंस के केस में जो है वो आपका ये कहलाएगा आयनिक पोलराइजेशन। सिमिलरली जो आपके डायपोलर पोलराइजेबिलिटी है उस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं डायपोल एक्सपोज ये अगर H2O है आपके पास और मॉलिक्यूल जिस तरह से रैंडमली आपके पास पड़े हुए और आफ्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल जो है वो अलाइन हो जाएंगे along the electric field. Okay, so this is known as a dipolar polarization. तो अब हम देखते हैं इसको कि ये पोलराइजेशन जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट जो है इनकी पोलराइजेशन जो है वो कैसे चेंज होती है और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट में टेम्परेचर डिपेंडेंस पोलराइजेशन। सो हम पहले देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पर ये कैसे अंदर आ रही है कि फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये कि कितनी क्विकली ये जो पोलराइज हो रहे हैं
और जो फर्दर इलेक्ट्रॉनिक हो गए, आयनिक हो गए, और जो है ओरिएंटेशन या डाइपोलर पोलराइजेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो इन तमाम जो पोलराइजेशन में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन जो है वो सबसे फास्ट है। आपके कैपेसिटेंस में जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस आप कैलकुलेट करते हैं, सो उसमें वैसे होता तो तीनों का इफेक्ट है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है उसका जो रिस्पांस वो फास्ट होता है। सो एक बहुत ही इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये जो है पोलराइज हो जाते हैं, और इनकी जो फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है कि ये ऑप्टिकल रेंज जो आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है आपका स्पेक्ट्रम है, उसमें जो ऑप्टिकल रेंज जो आती है आपकी विजिबल रेंज, उसमें ये लाई करते हैं, और इनकी जो फ्रिक्वेंसी 10 से 15 हर्ट्ज तक इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ऑफर करती है। सो बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी और ऑप्टिकल रेंज से नीचे तक जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं लो फ्रिक्वेंसी, उन सब में ये जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक पोलराइजेशन जो है ये स्लोअर होती है इलेक्ट्रॉनिक से। सो ये जो है ऑप्टिकल से थोड़ा सा नीचे जो है इस में लेस देन जो है वो 10 to 13 हर्ट्ज पर जो है उस पर रिस्पॉन्स करती है। इससे हाई पे इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं रिस्पॉन्स करता। और जो आपके डाइपोलर पोलराइजेशन है वो सबसे स्लोअर है। वो आती है आपकी ऑडियो रेडियो फ्रिक्वेंसी, जहाँ पर 10⁻⁶ हर्ट्ज तक ये है, वहाँ पर रिस्पॉन्स करते हैं। इन तीनों में डिफरेंस जो आ रहा है फ्रिक्वेंसी का, वो ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया आता है। इनर्शिया आपको पता है कि ड्यू टू द मास, अगर मास जिसका ज़्यादा है लेट्स गो डाइपोलर का, तो मॉलिक्यूल्स का एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में जो इनका रिस्पॉन्स है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वो स्लो होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया आप कह लें इनका रिस्पॉन्स जो है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वो वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इज मोर फास्ट देन आयोनिक, उसके बाद एंड देन जो है वो डाइपोलर आपका पोलराइजेशन आते हैं। सो इसको अगर ग्राफिकली अगर देखा जाए, ये ग्राफ अगर आप देखें तो आपका पोलराइजेबिलिटी जो है वो इस तरह से वेरी कर रही है, और इसमें जो हर जो पोलराइजेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनिक और डाइपोलर, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है। सो आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो इस तरह से इंक्रीज कर रही है। ये आपका विजिबल रेंज जो हाई फ्रिक्वेंसी जिसमें आप का जो ऑप्टिकल रीजन आता है वो वहाँ पर इंफ्रारेड में मिड फार इंफ्रारेड जो रीजन से वो पूरा इसमें आपका कवर हो रहा है। और जो है लोअर फ्रिक्वेंसी जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसीज आती हैं, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज, वो ही कर रहा है। अगर हम इस रीजन को खाली देखें माइक्रोवेव, तो इसमें तीनों की तीनों जो है पोलराइजेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉनिक, आयनिक और डाइपोलर, वो तीनों कंट्रीब्यूशन है इसमें तीनों की। और माइक्रोवेव की मेनली अच्छा, जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाए तो आपका जो है डाइपोलर जो है वहाँ पर आके उसका रिस्पॉन्स फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगे हमारे पास आयोनिक और इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी रिमेन रह जाएगी। और इस पे सिर्फ इंफ्रारेड जो है इस रेंज में जो है वो दोनों आयनिक और इलेक्ट्रॉनिक जो है पोलराइजेबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी। फर्दर अगर आप जो है फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर दें तो एट द एंड जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक जो है पोलराइजेबिलिटी वो सिर्फ एग्जिस्ट करेंगे। सो इट्स मीन जो इलेक्ट्रॉनिक है वो थ्रू आउट द स्पेक्ट्रम जो है वो आपके यूवी से जो विजिबल रीजन है उससे नीचे नीचे जितनी भी लोअर फ्रिक्वेंसी उस पर एग्जिस्ट करेगा, वो हर फ्रिक्वेंसी पे रिस्पॉन्स देके इनकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। जबकि ये दो दूसरी हैं डाइपोलर और आयनिक, जैसे कि मैंने बताया वो इनर्शिया बेस अगर आप उसको करें तो ये हाई फ्रिक्वेंसी पर इनका जो है रिस्पॉन्स को नहीं होगा। सो ये ग्राफ जो है बुक में भी है, उसको डिफरेंट शेप्स में वहाँ की बुक में ही जो चैप्टर पढ़े 40 उसमें भी गिवन है। सो इसमें अगर फर्दर कोई क्वेश्चन है तो वो हम उसको डिस्कस कर लेंगे अपने डिस्कशन लेक्चर में। इसके बाद जो है हमने ये है फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंस पोलराइजेशन।
नेक्स्ट में हम लेक्चर में देखेंगे अपना जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस पोलराइजेशन के जो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो है उनका कोई पोलराइजेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि आप जब टेम्परेचर जो है अगर आप उनका वेरी करें तो वो आपको जो है पोलराइजेबिलिटी जो है उनकी एग्जिस्ट करती है। सो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।